गौतम राणे सागर का स्वीकार करें अभिनंदन, अभिवादन। और 24 कैरेट न्यूज चैनल पे विवेचना के जो एक प्रसिद्ध और फेमस, अगर हम ये आज विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं, विषय है अगर आप सोच बदले तो सत्ता आपके कदमों में या आपके कदमों को चूमेगी। उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। और ये किसने कहा? ये बात कही मान्यवर कांशीराम जी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है या भारत की राजनीतिक परिदृश्य पे उनकी उपस्थिति गायब हो गई है, क्योंकि वो इस दुनिया में रहे नहीं तो उपस्थिति हो भी कैसे सकती है। हाँ, वही कांशीराम साहब की बात कर रहे हैं। तो जिन कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो पूरी तरह से भारत के देश में भारत की भूमि से भुला देने के प्रयास किए गए थे, पूरी कोशिश की गई थी कि लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम भूल जाए, उनके विचारों पे चर्चा करना तो दूर की बात हो, उनके नाम को भूल जाए। उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर को जो कांग्रेस उस समय चाहती थी या सत्ता में बैठे हुए लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की परिचर्चा नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर के नाम की भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं किसी भी व्यक्ति के समर्थन में जितनी चर्चा हो रही है, अगर विरोध में भी उतनी चर्चा होने लगी तो उसको प्रख्यात होने से, उसको विख्यात होने से फिर रोका नहीं जा सकता। इसलिए चर्चा को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की और कांशीराम जी ने करके दिखाया। जब उन्होंने कहा कि अगर आप सोच बदलिए तो सत्ता आपके कदम चूमेगी, तो ये करके भी दिखाया कि सत्ता आखिर कदम कैसे चूमती है। खासतौर से वो बहुजन समाज की बात करते थे और इसीलिए जिस पार्टी का उन्होंने गठन किया 14 अप्रैल 1984 को, जिस पार्टी का उन्होंने गठन किया, उस पार्टी का भी नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। एक मेजॉरिटी की कम्युनिटी जो पूरी तरह से सेग्रीगेटेड है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, डिप्राइव्ड है उसके फंडामेंटल राइट्स से, उसको किस तरह से अधिकारों से वो पूरी तरह आच्छादित करना चाहते थे। और उन्होंने जब ये कहा, कमाल तब ये होता था कि जब शुरू के दौर में वो लोगों के बीच जाते थे, उस समय उनके कपड़े देख करके ये लगता था कि कोई दीनहीन व्यक्ति है। फटा हुआ शर्ट, फटी हुई पैंट, टूटा हुआ 3-4 जगह से जोड़ा हुआ चप्पल, हवाई चप्पल पहन करके जब जाते थे और सामने वाले से चर्चा करते कि हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको सत्ता में देखना चाहते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आधार पे आप सत्ता में पहुंच सकते हैं, आपकी ये ताकत है और उस सत्ता में पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोग समझते हैं कि आपको अधिकार कोई दे देगा। कांशीराम जी यही संदेश देना चाहते थे कि आपकी सोच गलत है। वो संदेश देना चाहते थे कि जो कॉन्शियस माइंड है आपका, चेतन आपका जो दिमाग है, आपका ब्रेन है, उससे कई गुना ज्यादा अवचेतन ब्रेन भी आपके पास है, जिसको आप उपयोग नहीं करते। वह चिंतन नहीं करता, वो पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता, उसे तर्क वितर्क से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे ही चेतन मन आपका ये कहता है यू हैव बाउंड टू रूल द कंट्री, आपका अवचेतन मन उसे अवशोषित कर लेता है और अंदर से वही संदेश देता है कि यू हैव बोर्न टू रूल द कंट्री। माननीय कांशीराम जी ने पूरे देश को, बहुजन समाज को ये बताया कि आप भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने के लिए नहीं पैदा हुए, आप इस देश के शासक हैं। लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा वोट होती है
उसे सत्ता में पहुंचने का अधिकार है। यह सच है कि कांशीराम जी की उपस्थिति जब तक इस देश में रही, धुरंधर राजनीतिज्ञों की सारी चालें पूरी तरह से विफल हो जाती थी। उनके अंदर एक जोश था, एक जज्बा था, एक प्रतिबद्धता थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अपने उद्देश्यों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से स्पष्ट थे। कांशीराम जी जब बैठते थे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चित्र अपने पास रखते थे और यह बताने की कोशिश करते थे कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में शासक बनेगी, इसके बाद पार्लियामेंट में भी वो शासक बनेगी। जब आप किसी चीज का चित्र अपने पास रखते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसके प्रति हमेशा आपको सचेत करता रहता है, प्रेरित करता रहता है कि आपका यह लक्ष्य है, लक्ष्यों से भटकने नहीं देता। इसलिए बेहतर, माननीय कांशीराम जी बार बार कहते थे कि धर्म में बहुत हमें उलझने की जरूरत नहीं है। हम नहीं उलझना चाहते धर्म में, हम तो लोगों को सत्ता में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि भारत का यह चरित्र है, इस देश में जिसकी सत्ता आई उसे ने अपने धर्म को संचालित किया। एक रूल है, एक नियम है कि बार बार युद्ध तलवार के दम पे अगर किसी युद्ध को जीतना पड़े, किसी राज्य को जीतना पड़े, किसी क्षेत्र को जीतना पड़े, तो उस राज्य, उस क्षेत्र पे लंबे समय तक शासन करना असंभव है, क्योंकि तलवार कभी इस पक्ष का साथ देगी तो कभी दूसरे पक्ष का भी साथ देगी। जो बेहतर तलवारबाजी में माहिर हो गया वो दूसरे का साथ दे देगी तलवार। इसलिए जिन पर एक बार विजय हासिल कर लीजिए, उनकी 3 चीजें छीन लीजिए: शिक्षा बल, धन बल और जन बल। जिसका शिक्षा बल छिन जाता है, धन बल छिन जाता है, जन बल छिन जाता है, वो फिर बेचारा हो जाता है। बेचारा का मतलब बेसहारा, लाचार, दीन, हीन। जो लाचार हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, उसे किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, और वो जब भी आप किसी का सहारा लेते हैं तो जो सहारा आपको देता है कल आपको इशारे भी करेगा और स्वीकार करना पड़ेगा उसका इशारा। इसलिए आवश्यकता यह है कि अपनी ताकत को पहचानिए। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, सबसे पहला नारा जो उन्होंने बुलंद किया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्योंकि उनके पास ब्लूप्रिंट था कि सरकारी जमीनें सरकार के अधीन होती हैं और उन सरकारी जमीनों को जो भूमिहीन लोग हैं उनमें बांटा जा सकता है। लोग ज्यादातर भूमिहीन थे। उसमें जैसे ही उनको विश्वास हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में पहुंचेगी तो भूमिहीनों को, गरीब भूमिहीनों को जमीन मिल सकती है, उन्होंने लामबंद होना शुरू किया। कई बार पत्रकारों ने पूछा कि कांशीराम जी, आप ये बताइए, आप जातिवाद को कैसे खत्म करेंगे? उन्होंने कहा, बड़ा स्पष्ट मत है, सीधा सा मत है। जिस तरह से जातिवाद फैला है, खत्म भी उसी तरह से होगा। जातियों को और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, और जब कोई चीज अति हो जाती है तो अपने आप वो खत्म होती है। इसलिए जातियों की जो सीमा है, उन जातियों को कम करने के बजाय उस जातिवाद को हम ज्यादा बढ़ाएंगे। लोगों को रहता था ये क्या है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। लक्ष्य उनके सामने था। वो जानते थे
कि जब भी किसी चीज का प्रसार प्रसार ज्यादा होता है, अति होता है, तब उस अति से लोग पूरी तरह से ऊब जाते हैं। ऊबा ही हुआ व्यक्ति उसे खत्म करने की कोशिश करता है। और उनका यही दृष्टिकोण था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकारें कम से कम 1993 के बाद से लेकर के 2017 तक 24 साल तक, 2 साल उसमें से कम कर दीजिए तो 24 साल तक बहुजन समाज में जन्मे लोगों को सत्ता में पहुंचने का मौका मिला। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित नहीं रह पाए, वफादार नहीं रह पाए। कांशीराम जी का बड़ा स्पष्ट मत था कि ब्राह्मणवादी ताकतें दोनों हैं जो आज सत्ता में बनी है, दूसरी जो सत्ता में पहुंचना चाहती है, यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। बहुजन समाज पार्टी को यह लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि जब तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में अकेले दम पे आने लायक न हो जाए, तब तक न तो कांग्रेस को बहुत मजबूत होने देना है और न ही भाजपा को बहुत मजबूत होने देना है। दोनों को कमजोर बनाना है। जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हमें मजबूत सरकार चाहिए, तो कांशीराम जब कहते थे हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। अगर सरकार मजबूर रहेगी तो जो मजबूर लोग किए गए हैं इस देश में, उनकी बात सुनती रहेगी। शायद उनके बाद जिन लोगों के हाथ में ये जिम्मेदारी आई, वह लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए और शायद उस मार्ग से भटक गए। लक्ष्य सीधा सीधा था, भाजपा और कांग्रेस में से दोनों को, किसी को, बहुत एक को कमजोर नहीं होने देना है। लेकिन एक को कमजोर करने की कोशिश की गई, कमजोर किया गया। आज भी जो कब्र में पैर लटका करके बैठी हुई कांग्रेस है, आज भी कुछ लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत लेने का दावा करते हैं, वारिस होने का दावा करते हैं, आज भी वह लोग कांग्रेस जहां देखी वो कांग्रेस के विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका संदेश स्पष्ट है कि हमारी जो सोच है, वह सोच जीतने की नहीं है, क्योंकि जीतने की सोच वाला व्यक्ति यह देखता है कि हमारे जो मुखालिफ है, हमारे जो दुश्मन हैं, वह किसी भी तरह से मजबूत न होने पाए। ऐसी स्थिति में सियासत ये कहती है, राजनीतिक परिपक्वता ये कहती है कि हमें इन दोनों में से किसी को मजबूत नहीं होने देना। हो सकता है उनके अपने कुछ कारनामे रहे, कारनामे सत्ता में रहने वाले सभी लोगों के होते हैं। और हम एक चर्चा करेंगे, बीजेपी का जो फुल फॉर्म है, आप लोग क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हमें नहीं मालूम, लेकिन जो असली फुल फॉर्म है, जो उसके चरित्र को चरितार्थ करता है, वो बनता है भ्रष्टाचार जननी पार्टी। भ्रष्टाचार जननी पार्टी का उदय कैसे हुआ, और आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दिशा आज संविधान के संरक्षण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार जननी पार्टी को चूंकि चरम पे पहुंच गई है, तो कहते हैं रंग राता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठा कर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। ये भी फना होगा, हम लोगों का लक्ष्य भी पूरा होगा। फिर चर्चा में आपसे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल,
जय जोहार या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं। बहुत बहुत